डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट टेस्ट का 20th लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर को अब टच देने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से हम कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे और उसके हवाले से कम 4 से 5 वीडियोस जो है वो बनेंगी और उसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो है उनको टच देंगे ताकि आप उसी से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर सकें। तो पहला जो एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर है, द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक चीज ध्यान में रखें कि जो केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास है तो उस केमिकल काइनेटिक्स में हम 3 फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं पूरे चैप्टर के अंदर। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करते हैं, एक हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में, और एक हम स्टडी करते हैं रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको आप स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम में कितने एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है कि कौन सा रिएक्शन किस स्टेप्स के जरिए से कंप्लीट हुआ है, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जिसके एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, इसलिए हम उसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ एक्सप्रेशन जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को उसको एक्सप्रेशन में किसी एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में और इनके फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने को हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। चैप्टर्स के अंदर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, उसके फैक्टर हो गया, कोलिजन थ्योरी हो गई, ट्रांजिशन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालाइसिस हो गया, इन तमाम टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो सारे का सारा कुछ इसी 3 टर्म के अंदर कवर होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका जो ठीक ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में केमिकल काइनेटिक्स है, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मतलब केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। बायोएनर्जेटिक्स बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी की कन्वर्जन के बारे में स्टडी करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालाइट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड एमसीक्यूज जो है वो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का क्या है कि वन स्टेप रिएक्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लीनियर रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बोथ ए एंड बी या नन आएगा। देखिए एक चीज ध्यान में रखें कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। अगर इस रिएक्शंस को अगर हम बैलेंस भी करते हैं तो यहाँ पर इस वक्त जो है ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं हाफ कर देता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 3 बन रहे हैं, यहाँ पे 2, इसको भी अगर हाफ कर दूं तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर हम बैलेंस करें नेट रिएक्शन तो नेट रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो गई तो हमारे पे यहाँ पर कार्बन आया, हाफ ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब जो ये वाला रिएक्शन है इसको हम कह सकते हैं, ये मैंने बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी है समझाने के लिए, वरना और बहुत सारे भी एग्जांपल आ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि ये एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हुआ है। अब इसके इस स्टेप को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, यानी कि हर स्टेप जो होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, यानी कि इसके 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आया हुआ है, बहुत स्टूडेंट इसको समझते हैं कि लीनियर जो लिखा हुआ है तो इसलिए आपके पास होगा। लीनियर रिएक्शन तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं है आपके पास, वो तो स्टेप ही नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता है क्योंकि लीनियर रिएक्शन नहीं होता, कोई नाम नहीं होता वन स्टेप को हम लीनियर रिएक्शन कहें। वन स्टेप को एलिमेंट्री रिएक्शंस तो हम कह सकते हैं लेकिन हम उसको कभी भी लीनियर रिएक्शंस नहीं कहते, इस तरह की कोई टर्म यूज नहीं होती है। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वन स्टेप की बात की जा रही है और जो वन स्टेप रिएक्शंस अगर होगा तो वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, अगर एक से ज्यादा स्टेप हो तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। जब ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो बोथ वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, नन होगा। तो वन स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन को कहते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन इस तरह का मौजूद नहीं था, इसलिए नन ऑप्शन जो है वो इसका क्या होगा, ठीक होगा। आज की वीडियो का जो तीसरा एमसीक्यूज है वो है व्हेन यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इक्वल टू ईच अदर देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के यूनिट कब एक दूसरे के इक्वल होंगे, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के जो यूनिट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो इसके लिए रेट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हम लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू होता है कांस्टेंट और हमारे पास यहाँ पर होती है किसी न किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखिए ये दोनों उस वक्त आपस में बराबर हो जाएंगे जब इसकी पावर 0 हो जाए, क्योंकि जिसकी पावर 0 होगी तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो तो 1 की इक्वल हो जाएगा। मैथ्स में हम इसको सॉल्व करते हैं कि जिसकी भी पावर 0 हो तो 1 की इक्वल हो जाएगा। अगर ये 1 की इक्वल हो गया तो इस वक्त हमारे पास तो ये 2 बच जाएंगे। तो जब ये दोनों बच जाएंगे तो इस वक्त जो यूनिट आप इसके लिखेंगे वही यूनिट इसके भी बन जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और के की वैल्यू बराबर होती है। हाँ, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता तो उस वक्त के भी आता, इधर ए आता तो इसके ऊपर पावर 1 आती। जब 1 आती तो यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनिट लिखने पड़ते आपको। जब यहाँ पर आप कुछ यूनिट लिखते तो लाजमन फिर आपके पास के की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आ जाता। तो इसलिए हमारे पास जो है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो है जो रेट कांस्टेंट है और जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उसके यूनिट जो है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो ठीक ऑप्शन होगा वो इसका ए ऑप्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की यूनिट उस वक्त आपस में बराबर होंगे इस इक्वेशन के मुताबिक जब कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह ये एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। आज की जो एमसीक्यूज है, जिनकी वीडियो का जो एमसीक्यूज नंबर है वो है नंबर 4। When reversible reaction is exothermic, then activation energy is higher for the। देखें सबसे पहले हम एक्टिवेशन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो उसकी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर हम उसकी ग्राफ फॉर्म बना लें तो वो कुछ यूं होगा। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इस पोजीशन पर रिएक्टेंट है और इस पोजीशन पर प्रोडक्ट है। देखें रिवर्स जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो एक्सोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो वो फिर एंडोथर्मिक होगा। यानी कि ये वाली साइड इसकी एनर्जी को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये आपके पास एक्सिस मौजूद है। तो इस वक्त प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो चुकी है किसके मुकाबले में, रिएक्टेंट के मुकाबले में। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इस रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचने के बाद ये प्रोडक्ट में चेंज होगा, मतलब इतनी इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। यानी कि ये रिएक्टेंट जो है इतनी एनर्जी जब ऑब्जॉर्व करेगा तो फिर प्रोडक्ट में चेंज होगा। तब रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन के लिए, किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए यहां से अगर, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यानी कि हम ये कह सकते हैं जो बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास है उसके लिए इसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये ग्राफ वाज़ेह बता रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ज्यादा है और फॉरवर्ड के लिए कम है, क्योंकि फॉरवर्ड में रिएक्टेंट की ऑलरेडी पहले से एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है तो कम एनर्जी गेन करके वो यहां तक पहुंच जाता है। और जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, प्रोडक्ट को क्योंकि इसमें चेंज होना है, अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज होना है तो उसको पहले यहां तक पहुंचना होगा, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी गेन करनी होगी तो फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा यानी कि रिवर्स जो रिएक्शन होगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी। तो ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। यानी कि एक्सोथर्मिक के केस में रिवर्सिबल रिएक्शन में जो ग्राफ से भी शो हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, फॉरवर्ड के लिए कम जरूरत होती है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन होगा। आज की वीडियो का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो भी जो है केमिकल काइनेटिक्स के ही एक टॉपिक के हवाले से है कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज। सबसे पहले आपको एंथैल्पी को समझना होगा कि एंथैल्पी किसको कहते हैं। देखिए एंथैल्पी हमारे पास होती है चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी भी आप कह सकते हैं। किसके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है इन दोनों के दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, यानी कि इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, एंथैल्पी को हम शो करते हैं H से शो किया जाता है। H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू हमारे पास होता है चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी की इक्वल होता है। एंथैल्पी हमेशा चेंज इन एंथैल्पी के फॉर्म में ही कैलकुलेट की जाती है। तो वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, व्हेन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, when reaction move in forward or backward direction remain constant।
देखें, अब अगर आप ये देखें कि कोई भी एक रिएक्शन हो, आप एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से क्योंकि ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, ये रिएक्शन मैंने एक लिख दिया, उसका ग्राफ बना दिया, ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। अब इनके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो ये वाला गैप है, इस गैप को हम इंथाल्पी कहते हैं, ये इंथाल्पी है। देखिए, ये